जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका यूनिट 3 का तीसरा क्लास है, ठीक है। और आज हम जानने वाले हैं सफल शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत के बारे में और इसके सूत्र के बारे में। बेसिकली आज के इस क्लास में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण के सूत्र के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। आपके सिलेबस का टॉपिक है, एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शिक्षण सूत्र होता क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है वो होता क्या है। तो शिक्षण सूत्र वे आधारभूत नियम हैं जिनका पालन करके एक शिक्षक पढ़ाई को आसान, रोचक और अत्यधिक प्रभावी बना सकता है। एक टीचर बच्चा को पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान जिन जिन नियमों का पालन करता है, जिसके कारण पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है, उसी नियम को हम यहाँ पे शिक्षण सूत्र के नाम से जानेंगे। तो बहुत ही आसान है कि जिन नियमों का यहाँ पे उपयोग टीचर के द्वारा किया जाता है पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, वही आपका शिक्षण सूत्र है। उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही है कि कठिन और जटिल विषयों को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ढालना और प्रस्तुत करना, यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो कठिन और जटिल विषयों को जो है वो आसान बनाना, ठीक है। ये हो गया। महत्व क्या है? तो यह शिक्षक को एक स्पष्ट दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कक्षा की शुरुआत कैसे और विषय को कैसे समाप्त करें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किन तरीक़ों से जो है बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे जो है वो चीज़ों को आसानी से, रोचक तरीके से जो सीख सकें, और कैसे क्लास को यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाता है, कैसे क्लास को समाप्त किया जाए। तो ये जो है यहाँ पे टीचर को इसके माध्यम से पता चलता है, ठीक है। आगे और भी डिटेल में बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में, तो आपको जो है वो और भी अच्छे से चीज़ें पता हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में पढ़ना है। पहला जो आपका नियम है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो ये नियम को फॉलो करेगा। नियम क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे पहले से जानते हैं उसी पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई बातें सिखाना, है ना। यानी कि मान लीजिए कि टीचर जो है बच्चों को कुछ सिखा रहा है, तो उनको ये नियम फॉलो करना चाहिए कि कुछ ऐसा चीज़ उनको बताया जाए जो पहले से उनको ज्ञात हो, पहले से उनको पता होगा, ठीक है। उसी चीज़ से रिलेट करते हुए नई चीज़ को बताना। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो है वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और लंबे समय तक उसके दिमाग में वो चीज़ बना हुआ रहता है। तो ये नियम जो है वो टीचर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे समझिए कि यदि बच्चे को जोड़ना आता है, ठीक है, तो उसे घटाना सिखाना आसान होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे को जो है मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक टीचर मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है बच्चों को, तो उसको जो है एडिशन को यहाँ पे रिलेट करके समझाना चाहिए, है ना। एडिशन को जो है यहाँ पे एक रेफरेंस के रूप में करके समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को एडिशन पहले से पता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से जो बच्चे को पता है उसी को रिलेट करते हुए नई चीज़ों को समझाना, ठीक है, सिंपल भाषा में। दूसरा जो नियम है वो है आपका सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि पहले आसान बातें सिखाएं, फिर धीरे धीरे मुश्किल बातें समझाएं। जैसे कि पहले 1 2 3 यानी कि गिनती सिखाना, फिर गुना भाग सिखाना। तो ये सभी कोई करते हैं। आपको पता है कि अगर आप भी कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो पहले आसान चीज़ें समझाते हैं, फिर मुश्किल चीज़ें बताते हैं। जैसे कि मैथ में ही अगर आप कोई सवाल करवाते हैं तो पहले उसका आसान वाला सवाल करवाते हैं, फिर धीरे धीरे जो वो लेवल को बढ़ाया जाता है। तो ये सभी कोई फॉलो करते हैं। तीसरा जो नियम है वो है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। कहने का मतलब है कि बच्चे के शुरुआती धुंधले ज्ञान को स्पष्ट और निश्चित करना, ठीक है। यानी कि जो चीज़ बच्चे को पहले से पता है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको स्पष्ट रूप से बच्चों को मतलब कि याद करवाना। जैसे कि होता है क्या है कि अगर पुराना कोई ज्ञान बच्चों को पता है, थोड़ा बहुत पता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको अच्छे से क्लियर कर देना, उसके बाद नए चीज़ को बताना, ठीक है। यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर कह सकते हैं।
पहले पेड़ क्या होता है उसको बताना, फिर उसके प्रकार और विशेषताएं समझाना। ठीक है, यानी कि जो उसके पास नॉलेज है उसको अच्छे से क्लियर कर दो, उसके बाद जो है उसके आगे का कॉन्सेप्ट उसको समझाओ। तो इसी नियम को कहेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, जो चीज़ें उसके पास थी पहले से, जो अनिश्चित थी तो उसको अच्छे से कंफर्म कर दो, क्लियर कर दो, उसके बाद जो है वो कंफर्म वाला चीज़ बताओ, यानी कि निश्चित डेफिनेट वाला चीज़ बताओ। तो सिंपल है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एक टीचर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, करने की बात कही जाती है और टीचर इसको फॉलो भी करते हैं। आगे देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर, ये आपका चौथा नियम है। मूर्त का मतलब होता है वैसा चीज़ जिसको हम लोग जो है वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो चीज़ें सिखाएं जिन्हें बच्चे देख या छू सकते हैं, फिर कल्पना वाले विषयों की ओर जाएं, यानी कि अमूर्त विषयों की ओर जाएं। जैसे कि पहले फलों का चित्र दिखाना, फिर उसमें मौजूद विटामिन के फ़ायदे समझाना। अगर आप प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं विटामिन के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि उसको जो फल को दिखा दिखा के समझाना कि देखो ये फल में ये विटामिन पाया जाता है। तो यही है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला नियम है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सीन टू अनसीन। तो ये भी उसी तरह का है कि पहले जो चीज़ यहाँ पे वर्तमान सामने मौजूद से शुरू करके अप्रत्यक्ष अदृश्य की ओर ले जाना, यानी कि जो चीज़ सामने मौजूद है जिसको बच्चा देख पा रहा है ना, उस चीज़ को रिलेट करते हुए जो नई चीज़ों को समझाना। पहले सूरज और चांद दिखाना, फिर उससे रिलेटेड जो नियम है आपका ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको समझाना। तो जो चीज़ बच्चे को पहले से पता है, जो चीज़ बच्चों को दिखाई दे रही है, उससे रिलेट करते हुए नए चीज़ों को समझाना। अगला नियम है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, पहले छोटे छोटे विशिष्ट उदाहरण देना, फिर उनसे एक सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालना। कुछ विशेष पक्षियों की विशेषताएं बताकर निष्कर्ष निकालना कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो बेसिकली ये सब बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। एग्जाम में ना आपको यहाँ पे गुमराह इस टाइप से किया जाएगा सवाल में कि आपको वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र आपका नहीं है। ठीक है, और सभी आपका जो है पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, सभी चीज़ें आपको सेम टू सेम दे रखा होगा, और एक पॉइंट ऐसा दे रखा होगा जिसमें आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर लिखा रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जो कि आपका गलत होगा, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पे गलत करना होगा। क्योंकि आपका नियम क्या कहता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ना कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, है ना। यहाँ पे आपको पढ़ना है स्पेसिफिक टू जनरल, सवाल में दे देगा जनरल टू स्पेसिफिक, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से जो वो सवाल आपको देखने को भी मिलता है एग्जाम वगैरह में। चलिए अगला जो नियम है वो है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि एनालिसिस टू सिंथेसिस। पहले विषय वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझाएं, फिर सबको जोड़कर पूरा विषय स्पष्ट करें। जैसे कि पहले वाक्य के अंग, ठीक है, उसको समझाना है, फिर पूरे वाक्य की रचना सिखाना है। तो वाक्य के अंग यानी कि कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये सब चीज़ आपको समझाना है। फिर जो है वो आप पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में समझा सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई आपका कठिन सवाल है तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के समझाओ, उसके बाद है वो उसको मिला के एक बार बताना है। अगला नियम है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। पहले विषय का सारांश यानी कि संपूर्ण चित्र दिखाएं, फिर उसके छोटे छोटे भागों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये भी तरीका किया जा सकता है। पहले पूरे पेड़ का चित्र दिखाना, फिर उसकी जड़, तना और पत्तियों को अलग अलग समझाना। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि क्लास 6 वगैरह में जो प्लांट वाला जो चैप्टर है वहाँ पे ऐसा ही होता है कि पहले पूरा पेड़ के बारे में जानकारी दे दिया जाता है, उसके बाद अलग अलग करके जो उसके पत्ता के बारे में, उसके जड़ के बारे में, तना के बारे में जो पढ़ाया जाता है। तो ये नियम भी एक टीचर के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है आपका इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक से निगमनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल समझाया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड जो नियम को समझाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये आपका जो है एक तरह से टीचिंग मेथड भी है। जब शिक्षण विधि वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए, एग्जाम्पल देना चाहिए, फिर उसको जो है वो उसका नियम बताना चाहिए। बच्चे आसानी से और तार्किक रूप से विषय को स्वयं समझते हैं। अगर इस टाइप का यहाँ पे नियम को फॉलो किया जाता है तो बच्चे जो है
अच्छे रूप से जो है वो चीज़ों को समझेंगे, आसानी से चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो पहले एग्जाम्पल फिर नियम। जैसे कि अगर न्यूटन का तीसरा नियम के बारे में ही बात किया जाए तो तीसरा नियम को समझाने से पहले आप एग्जाम्पल से बच्चों को समझाइए कि जैसे आप बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो बंदूक में पिछले तरफ क्या होता है, पीछे तरफ झटका लगता है ना। जब बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक से पीछे तरफ झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके बाद आपको जो नियम को समझाना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है। तो इस टाइप का जो है पहले एग्जाम्पल समझाइए। मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल समझाइए फिर नियम समझाइए, ठीक है। आप साइंस की तरफ मत जाइएगा, बस हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उस चीज़ को समझाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिडक्टिव टू इंडक्टिव। अब इसका जस्ट उल्टा है ये। यहाँ पे क्या होगा कि पहले नियम फिर उदाहरण। पहले यहाँ पे नियम बताना चाहिए। अब कोई टॉपिक ऐसा भी होता है जहाँ पे बच्चों को पहले नियम बताना होता है, उसके बाद उदाहरण देना होता है। विद्यार्थी नियम एवं उदाहरणों के मध्य कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं और समय बचता है। तो दोनों तरीका अपनाया जा सकता है, जगह पे डिपेंड करता है कि किस समय पे किस टॉपिक के ऊपर जो वो कौन सा नियम अपनाया जाए। गणित और व्याकरण पढ़ाने के लिए अक्सर उदाहरण से नियम सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि आगमन जो विधि है ना, ये वाला आपका श्रेष्ठ मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल जो है 10 नियम है और इन 10 नियम के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है आपके सिलेबस में। ओके, अब चलते हैं आज के टॉपिक का जो दूसरा आपका पार्ट है, वो है आपका शिक्षण सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब ये क्या है, तो शिक्षण केवल एक विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। शिक्षण का जब स्टार्टिंग वाला क्लास था, फर्स्ट क्लास था, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि शिक्षण एक विज्ञान के साथ साथ कला भी है ना। इसे सफल बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो बच्चों को केवल सुनाने की बजाय स्वयं करके सीखने का अवसर दें। यानी कि एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को केवल लेक्चर ना दें बल्कि ऐसा काम उनको करने दे जिससे बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग करे, यानी कि करके सीखे। कोई एक्टिविटी वाला काम दे दें, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई काम दे दें, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दें, ताकि बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे। तो विज्ञान का प्रयोग हो गया, माप तोल का अभ्यास, प्रोजेक्ट कार्य, तो इसके माध्यम से जो बच्चे सीखेंगे। तो ये प्रिंसिपल टीचर के द्वारा अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना ताकि वे उत्साहपूर्वक सीख सकें। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मोटिवेट करेंगे, तो उनका प्रशंसा करेंगे, पुरस्कार देंगे, कहानी सुनाकर रुचि बढ़ाएंगे। तो टीचर के पास ये सिद्धांत जो वो टीचर को फॉलो करना चाहिए। रुचि का सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ाई को मज़ेदार बनाना ताकि कक्षा में बोरियत ना लगे, ठीक है, बच्चे जो वो इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ चीज़ों को सीख सके। गेम आधारित शिक्षण, चित्रों का उपयोग, समूह गतिविधियाँ, तो ये सब जो आपका सिद्धांत है जिसको जो है वो यहाँ पे एक टीचर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। आगे जो आपका सिद्धांत है वो है आपका जीवन से संबंधित। तो देखिए, किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना चाहिए। गणित सिखाते समय बाजार, सब्जी, किराने के उदाहरण देना चाहिए ताकि वो उसका उपयोग जो है वो डेली लाइफ में भी कर सके। अगला है आपका चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि शिक्षण सामग्री का चयन बच्चों की ज़रूरतों और उनके मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। यानी कि बच्चों को समझाने के लिए जो भी TLM का यूज किया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है, वो उनके ज़रूरत और मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए चित्रों वाली किताबें, बड़ों के लिए जटिल विषय वस्तु, तो ये सब जो लेवल के अकॉर्डिंग रहता है। नियोजन का सिद्धांत है आपका आगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले लेसन प्लान बनानी चाहिए, ठीक है, लेसन प्लान बनानी चाहिए, यानी कि योजना बनानी चाहिए कि आप क्लास में जाके बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएंगे। अभी आप लोग BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ये आपका भी नया मतलब कि आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो अभी आपको जो लेसन प्लान के बारे में समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग BEd में पढ़ेंगे और 3rd सेमेस्टर में रहेंगे तो आपको बहुत सारा लेसन प्लान बनाना होता है और आपको जो है किसी भी स्कूल में POT के लिए भेजा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए भेजा जाता है। एक तरह से समझिए कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा लेसन प्लान बनाना होता है और उस टाइम जो आप अच्छे से इन चीज़ों को सीखेंगे। ये आपका BEd का टॉपिक है।
उदाहरण मुख्य बिंदु तय करना, प्रश्न तैयार करना, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करना, तो ये सभी चीज़ें आपका लेसन प्लान में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेसन प्लान बनाना होता है कि कैसे बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ाना है, लास्ट में किस टाइप का सवाल पूछना है, कैसे मूल्यांकन करना है, सब कुछ आपको जो है वो लेसन प्लान में लिखा हुआ होता है, आपको बनाना होता है। और उसी को लेकर जो है जहाँ भी आप पीओटी के लिए जाएंगे वहाँ पे वो चीज़ ले जाना होता है। ठीक है, आगे देखिए 7वां जो आपका सिद्धांत है वो है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, डेफिनिट गोल। शिक्षण का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। कक्षा के अंत तक विद्यार्थी इस विशेष फॉर्मूले को समझ सकेंगे। तो ये एक निश्चित जो है वो यहाँ पे डेफिनेट गोल होना चाहिए। आगे है आपका लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। कक्षा का वातावरण ऐसा हो जिसमें हर छात्र को अपनी बात कहने का समान अवसर हो। तो ये भी जो है फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में आपका इस सिद्धांत को भी फॉलो किया जाना चाहिए। कक्षा में चर्चा हो गया, डिबेट हो गया, समूह गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सीखने की गति अलग अलग होती है, इसीलिए इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को अधिक अभ्यास की ज़रूरत होती है, जबकि तेज छात्रों को एडवांस टास्क दें। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे एक टीचर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे शिक्षण को जो है बेहतर बनाया जा सके। आगे देखिए, ये आपका इधर 9 था, इधर 10 आपका आ गया। 10वां जो नियम है वो है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी कि सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। इसमें क्या कहता है कि विषय वस्तु को सरल से जटिल के क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि आसान चीज़ पहले बताएं, फिर आपका जो है धीरे धीरे करके टॉपिक का लेवल बढ़ाया जा सकता है। ये आपका सूत्र में भी आया था। ठीक है, पहले संख्याएं सिखाना, फिर जोड़ घटाव सिखाना। इसके अलावा आपका है आवर्ती एवं अभ्यास यानी कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जो ज्ञान एक बार सिखाया गया है उसकी बार बार पुनरावृत्ति करना ताकि वह अस्थायी हो जाए। ठीक है, वो परमानेंट हो जाए। नियमित टेस्ट लेना, डेली अभ्यास करवाना, तो इससे जो रिवीजन होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि बच्चों को नियमित रूप से जो रिवीजन कराना चाहिए। इसी को जो है हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति का सिद्धांत कह लीजिए या फिर अभ्यास का। चलिए आगे देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। एक विषय या अध्याय को दूसरे उपस्थित उदाहरणों से जोड़ना। ठीक है, जैसे कि वही आपका इंडक्टिव टू डिडक्टिव। संज्ञा पढ़ाते समय क्लास में मौजूद कुर्सी, टेबल, कलम का उदाहरण देना। तो वही चीज़ हो गया कि अगर आप संज्ञा के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं तो आपको पता है कि संज्ञा इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको आप समझाइए कि जितना भी चीज़ मौजूद है दुनिया में जिसका नाम है वो आपका संज्ञा होगा। तो आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हुए जो नियम को बताना चाहिए। अगला सिद्धांत है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब ये जो सिद्धांत है वो आपका प्रसिद्ध व्यवहारवादी B.F. स्किनर द्वारा दिया गया है। ये आपका जो है एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। अब इस सिद्धांत को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है आपका नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका अधिगम की दर को बढ़ाता है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन अगर बच्चों को दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि बच्चा मान लीजिए कि कुछ अच्छा काम किया, क्लास में नंबर 1 आया, तो उसको अगर आप जो है पुरस्कार देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो आगे और भी मेहनत करेगा, और भी अच्छे से पढ़ाई करेगा, और भी अच्छा मार्क्स लाएगा। तो ये आपका सकारात्मक पुनर्बलन है। और इससे क्या होगा कि बच्चे का जो अधिगम है, जो सीखने का जो दर है वो बढ़ेगा। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे नकारात्मक पुनर्बलन में यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, तो ये जो है वो शिक्षण अधिगम की दर को घटाता है। लेकिन कभी कभी जो है ये सकारात्मक कार्य भी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको आप दंडित कर दिए, वो कोई काम किया या कम मार्क्स लाया, उसको आप दंडित कर दिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे उनको पनिशमेंट दे दिए, तो वो या तो आगे से पढ़ना शुरू कर देगा या फिर उसके मन में एक नेगेटिव प्रभाव चल जाएगा। ठीक है, दबाव के माध्यम से वह स्वयं में सुधार लाता है। तो एक चीज़ तो ये हो सकता है कि वो खुद को सुधार लेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, या फिर दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि वो और भी बिगड़ जाएगा, है ना, उसके दिमाग में नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये था आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। ओके, अगला जो सिद्धांत है वो है आपका उद्दीपन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। अब ये क्या कहता है कि उत्तेजना किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की जागृत अवस्था को दर्शाती है।
यदि कोई विद्यार्थी मानसिक रूप से उत्तेजित है, तैयार है, तो वह कक्षा में अधिक सक्रिय है और सृजनशील होगा। कहने का मतलब है किसी चीज़ के प्रति एक्साइटमेंट। अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखने में एक्साइटेड है तो वो एक्टिव होकर सीखेगा, अच्छे से सीखेगा और बच्चा क्रिएटिव भी होगा, सृजनशील भी होगा, है ना। तो यानी कि उनको इस तरह से रेडी करना है बच्चों को, ताकि जो टॉपिक आप आगे पढ़ाने वाले हैं उनको बहुत ही उत्सुकता के साथ सक्रिय होकर जो वो सीखें और सुने। ठीक है, तो ऐसे आपको जो उस टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो वातावरण यहाँ पे अगर बात किया जाए, इसी के अंतर्गत आता है आपका उद्दीपन के सिद्धांत के अंतर्गत, कि कक्षा का जो वातावरण है वो हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक माहौल होना चाहिए। छात्रों की अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत अभिरुचि यानी कि छात्रों की पसंद को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके अलावा जो टीचिंग मेथड यूज किया जाना चाहिए वो आपका सही से यूज किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो वो चीज़ों को आसानी से सीखे। जो टीएलएम यूज किया जाना चाहिए वो आकर्षक टीएलएम यूज किया जाना चाहिए, और ऐसा टीएलएम यूज किया जाना चाहिए जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हो और बच्चे जो है अच्छे से चीज़ों को सीखें। ठीक है, और ये सब करके जो है यहाँ पे बच्चों का जो है मतलब कि बच्चे को अच्छे से तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए कि बच्चे को कोई नियम आप सिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप गए ब्लैक बोर्ड में जाके नियम को लिख दिए, पढ़ के समझा दिए, ये आपका एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि वहाँ पे आप जाइए कुछ टीएलएम को लेके, ठीक है, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेके जाइए और वहाँ पे उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को दिखा के समझाइए। तो दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा बच्चों में। जैसे कि मान लीजिए ग्लोब के बारे में भी आप पढ़ा रहे हैं, ग्लोब के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप जाइए क्लास, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो ग्लोब छाप दीजिए और ब्लैक बोर्ड से ही समझाइए, तो इसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा बच्चों में। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप लेब से जो है ग्लोब को ले जाइए, ओरिजिनल ग्लोब को, और उसको हाथ में रखकर बच्चों को समझाइए, तो इसका जो है बच्चों पे अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है। अगर आप ओरिजिनल ग्लोब लेके जाते हैं तो बच्चा वहाँ पे एक्टिव रहेगा और अच्छे से सीखेगा। जैसे कि प्रैक्टिकल वाला क्लास में होता है कि बच्चे जो स्वयं करके सीखते हैं अच्छे से एक्टिव रहते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए। इस सिद्धांत यही चीज़ के बारे में बात करता है। तो चलिए, आज के थ्योरी का जो पोर्शन था वो आपका इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब एक बार जो है यहाँ पे क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, क्विक समरी यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है वो आपका रिवीजन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर टॉप 5 मैक्सिम्स के बारे में बात किया जाए, शिक्षण सूत्र के बारे में बात किया जाए, तो पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात, यानी कि पुराने ज्ञान को रेफरेंस मानते हुए नया ज्ञान को समझाना। ठीक है, नया ज्ञान के बारे में बताना। सरल से जटिल यानी कि आसान से मुश्किल, मूर्त से अमूर्त, दिखने वाले से कल्पना तक आपको समझाना है। पूर्ण से अंश यानी कि संपूर्ण चित्र से छोटे हिस्से के बारे में आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य यानी कि उदाहरण से नियम, जो कि आपका आगमन के बारे में बात किया जा रहा था। इसके अलावा शिक्षण सिद्धांत में बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, जिसमें करके सीखना के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है, जहाँ पे बच्चों को उत्साह और गेम आधारित शिक्षण के बारे में बात किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता है, हर छात्र को सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर छात्र को जो है ध्यान में रखकर सिखाना चाहिए। परस्पर संबंध की बात की जाती है, इस सिद्धांत के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पे नए विषय को कक्षा की वस्तुओं से जोड़ा जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत आता है, जो कि आपका BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फोर्समेंट और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी जो भी चीज़ें थी आपको क्लास के दौरान सभी चीज़ें समझा दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ सवालों को कर लेते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आपका यहाँ पे एक बार रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए अब सवालों को देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है आपका कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फ्रॉम नॉन टू अननोन। ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन है पुराने ज्ञान को भुलाकर नया ज्ञान देना। तो ये तो गलत बात है कि हमें ज्ञान को भुलाना नहीं चाहिए, इसके बारे में मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। बच्चे को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना बिल्कुल सही बात है। केवल ज्ञात चीज़ें ही पढ़ाना, मैंने आपको अक्सर कहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में केवल वाला जो शब्द है वो चीज़ों को सीमित कर देता है, लिमिट में कर देता है। ठीक है, और हमेशा जो वो 99% केस में इस टाइप का जो ऑप्शन है वो नेगेटिव होता है, गलत होता है। तो इसको आपको जो है यहाँ पे बाहर कर देना है। सीधे कठिन विषय पढ़ाना, तो ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, सरल से जटिल की ओर सूत्र का सही उदाहरण क्या है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का जो है वो यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल बताना है। तो पहले पढ़ाई का सारांश समझाना, फिर विस्तार में जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे जो है कहानी तो पहले समझ जाएंगे,
उसके बाद जो है आप जब डिटेल में कहानी को समझाएंगे तो उसमें रुचि कम लेंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। पहले गणित के कठिन सवाल सिखाना फिर आसान सवाल सिखाना, तो कठिन सवाल सिखाना पहले, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। पहले गिनती सिखाना फिर जोड़ घटाव, तो ये आपका सही तरीका है। इसके अलावा है आपका पहले विज्ञान पढ़ाना फिर गणित, तो ये आपका ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर सूत्र का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फ्रॉम इंडेफिनिट टू डिफिनिट। तो पहले अनुमान लगाना फिर पक्की जानकारी देना, तो ठीक बात है, पहले अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अनिश्चित चीज़ है, ठीक है। पहले अनुमान लगा सकते हैं, उसके बाद पक्की जानकारी देना, तो ठीक बात है। पहले कठिन विषय पढ़ाना फिर आसान, तो गलत बात है। केवल निश्चित, केवल शब्द आ गया, गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे हालांकि पूछा है कि इसका अर्थ पूछा है, तो इसका अर्थ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इसका अर्थ नहीं है। चलिए आगे है, मूर्त से अमूर्त की ओर का सही उदाहरण क्या है। मूर्त और अमूर्त के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ आप देख पा रहे हो हैं, छू सकते हैं, उसको मूर्त कहते हैं। और उसको रिलेट करके जो है वो कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझाना जो कि अमूर्त है, ठीक है, कोई नियम वगैरह। तो पहले बिजली का बल्ब दिखाना फिर विद्युत धारा का सिद्धांत समझाना, तो बिल्कुल ये आपका सही एग्जाम्पल इसका है। पहले भूकंप के कारण बताना, तो भूकंप के कारण बताना ये तो आपका अमूर्त हो गया ना, मूर्त तो नहीं हुआ, तो ये आपका ऐसे नेगेटिव है, सीधे अमूर्त गलत हो जाएगा। पहले किताब पढ़ाना फिर उसका सारांश देना, गलत बात, आपका ऑप्शन सही है ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 है आपका, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का सही उदाहरण क्या है। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का करेक्ट एग्जाम्पल बताना है। तो पहले यहाँ पे चित्र दिखाया जाता है फिर उसके बारे में चर्चा किया जाता है, तो ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का सही एग्जाम्पल है। पहले मौखिक वर्णन करना फिर चित्रित करना, सीधे अप्रत्यक्ष विषय पढ़ाना, पहले प्रश्न पूछना फिर जवाब देना, ऑप्शन ए आपका सही एग्जाम्पल है। अगला सवाल है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर का उदाहरण है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंसिपल फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। पहले छोटे छोटे उदाहरण देना फिर नियम समझाना, ठीक है, तो ये आपका सही बात है। पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना, तो ये तो आपका डिडक्टिव वाला हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहले परिभाषा देना फिर उदाहरण देना, बिना उदाहरण के सिद्धांत पढ़ाना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है, तो ये आपका ठीक है, ओके, ये तो आपका ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सही उदाहरण क्या है। एनालिसिस टू सिंथेसिस का करेक्ट एग्जाम्पल पूछा गया है। तो पहले विषय को छोटे छोटे भागों में समझाना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे भागों में समझाना, फिर उनको जोड़कर पूरा विषय स्पष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। सीधे पूरे विषय को पढ़ाना गलत बात है। केवल विषय के अंशों पर ध्यान देना, और केवल, ये तो आपका केवल शब्द देखकर आपको नेगेटिव कर देना है, ठीक है। 8वां देखिए, शिक्षण के किस सिद्धांत में पहले प्रत्यक्ष चीज़ें सिखाई जाती है। कंक्रीट या डायरेक्ट थिंग्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, नाम पे ही दे रखा है डायरेक्ट, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यार्थी को पहले अनुभवों से जोड़कर पढ़ाने का कौन सा सिद्धांत है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण। तो पहले से उनके अनुभवों को जोड़कर, है ना, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक के लिए कौन सा सूत्र सबसे पहले आवश्यक है। विच प्रिंसिपल इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर एट द बिगनिंग। तो ज्ञान देना, रुचिकर माहौल बनाना, तो सबसे पहले टीचर का कर्तव्य है कि वो रुचिकर माहौल बनाए, ठीक है, ये आपका ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपका सूत्र से रिलेटेड, विश्लेषण का अर्थ क्या है। तो विश्लेषण का अर्थ विषय को छोटे भागों में बांटना, पूरे विषय को पढ़ाना, केवल उदाहरण देना, विषय को छोड़ देना। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है सवाल नंबर 11। अगला सवाल देखिए, शिक्षण में किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो अब आपका सिद्धांत वाला सवाल है। तो शिक्षण में किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सरल से जटिल, निश्चित से अनिश्चित, संश्लेषण से विश्लेषण, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसी टाइप का सवाल जो वो जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सरल से जटिल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब आपको उल्टा करके दे रखा है, ओके। अब चलते हैं आगे। करके सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। 14 देखिए, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो प्रेरित करने का जो सिद्धांत है वो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पाठ्य विषय को सरल से जटिल रूप में पढ़ाना किस सिद्धांत का उदाहरण है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत,
क्रमबद्धता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, पाठ्य विषय को सरल से जटिल रूप में पढ़ाना, ये जो है आपका किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस का एग्जाम्पल कहा जाता है। बच्चे की रुचि को बढ़ाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि नाम पे ही दे रखा है। ओके, कुछ चीज़ें आसान है, आराम से आप इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। आगे है, पढ़ाई का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? तो जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 का देखिए, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, क्योंकि ये सब जो सिद्धांत है ना वो अपने विशेषताओं को नाम से ही स्पष्ट करता है। ठीक है, अगर सिद्धांत का नाम आपको याद है तो इसका विशेषता आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, स्वतः याद हो जाएगा। आगे है आपका, शिक्षण से पहले की जाने वाली योजना का सिद्धांत कौन सा है? नियोजन का सिद्धांत। तो शिक्षण से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लान बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई को दोहराना किस सिद्धांत से संबंधित है? रिपीटेशन इन स्टडी। तो दोहराना, याद करना, ठीक है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, तो ये आपका जो है आवर्ती का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 21 देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान को सहेजना, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति। तो यहाँ पे आपका जो है व्यवहार परिवर्तन सबसे व्यापक आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यापक जवाब जो है आपका यही हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। इसी के अंतर्गत आपका सभी प्रकार का चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है आपका, आधुनिक शिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ये भी आपका होमवर्क का है। ठीक है, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल था। ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो आपका आसान क्लास था। 2 टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया, सूत्र के बारे में, यानी कि एक तरह से बोले तो नियम के बारे में, और सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात, वैसे स्टूडेंट जो प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में RKM_official, इसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। कुछ मिनिमम प्राइस से फीस रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो तैयारी कराई जाती है, प्रैक्टिस सीट से लेकर डेली टेस्ट वगैरह होता है। और इसका डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।